नमस्कार साथियों, आप सभी को पराक्रम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन के शुभ अवसर को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मृत्यु रहस्य पर आधारित है। दोस्तों, उनके जीवन पर आपने कई किताबें पढ़ी होंगी, उनके बारे में जाना होगा कि किस प्रकार उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और सरकार भी बनाई आज़ाद हिंद फौज की। लेकिन आज हम उस बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो सब आप सब लोग आज जानते हैं। आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो प्लेन क्रैश में जो उनकी मृत्यु हुई थी, एक्चुअल में उसका रहस्य क्या है, उनके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। और ये जो हमारा आज का जो पूरा वीडियो है वो अनुज धर की जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर जो लिखी गई बुक है नेताजी रहस्य गाथा, इस पर आधारित है, जो कि आपको तथ्यों के साथ सबूतों के साथ ये बताया जाएगा कि एक्चुअल में नेताजी के साथ क्या हुआ था। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अब हम जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म हुआ था वो जनवरी 1897 को हुआ था। लेकिन हमें मृत्यु की जो डेट है वो अभी हमने इसलिए नहीं लिखी है कि अभी हम सबूतों और तथ्यों के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में उनकी मौत कब और कैसे हुई थी। तो चलिए, जैसे कि हम देख रहे हैं कि भारतीय जो स्वतंत्रता आंदोलन के हमारे जो सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके मृत्यु के बारे में पूरे भारत में या कहें कि पूरे विश्व में तीन मत जो हैं वो बहुत उभर के सामने आ रहे हैं। हमने उसको तीन मत में बांटा है कि पहला जो हमारा मत है, सरकार के द्वारा जो मत है, वो है कि उनकी जो डेथ है वो 18 अगस्त 1945 को पूर्वकालीन फॉर्मोसा के ताइहोकू एरोड्रम पर हुई थी प्लेन क्रैश में। यह सरकार द्वारा आधिकारिक मतलब घोषणा की गई या बताया गया है। यह पहला मत है, ठीक है, जो कि ज्यादातर लोग इसी चीज को मानते भी हैं। दूसरा मत यह है कि विमान दुर्घटना जो वो एक नाटक थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह एक नाटक रचा गया और उसके बाद वो कहां चले गए, रूस चले गए। लेकिन वहां उनके साथ क्या हुआ कि एक अज्ञात जेल में उनके साथ उनको कुछ टॉर्चर किया गया और रूस द्वारा उनको मार दिया गया। ये दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा मत है। तीसरा जो मत है, जो हमारे लेखक हैं अनुज धर जी, उनके द्वारा ये मत रखा गया है कि दुर्घटना का उन्होंने एक नाटक बनाया, पूरा उन्होंने एक प्लान बनाया सभी दोस्तों के साथ, उनके ग्रुप के लोगों के साथ मिलके, और उसके बाद वो रूस चले गए। लेकिन रूस में उन्हें अच्छे से रखा गया, उनको सपोर्ट किया गया। उसके बाद वो एक सन्यासी के रूप में 16 सितंबर 1985 तक रहे और फैजाबाद में उत्तर प्रदेश में उनका क्या हो गया, देहांत हो गया। तो ये तीन हमने मत देखे अलग अलग कि सरकार का क्या कहना है कि प्लेन क्रैश में उनकी मौत हुई, ठीक है। दूसरा मत ये रहा कि भैया उनके साथ क्या हुआ होगा कि वो चले गए होंगे रूस में और रूस में उनके साथ क्या होगा, उनको टॉर्चर करके मार दिया गया होगा। और तीसरा मत जो है वो ये है कि वो फैजाबाद में रहे, 1900 कब तक रहे, 1985 तक रहे। अब हम एक एक मत को जरा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखो अगर हमने पहला मत साबित हो जाता है कि प्लेन क्रैश में मौत हुई थी तो बाकी दो मत पे फिर चर्चा करने की कोई हमें जरूरत ही नहीं है। और दूसरे पे करेंगे तो फिर पहला तीसरा गलत हो जाएगा, और तीसरा अगर हमने साबित कर दिया तो पहला और दूसरा मत तो यूं भी खारिज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए जरा हम एक एक करके पहले समझते हैं कि पहला मत जो प्लेन क्रैश वाली बात होती है उसकी थोड़ी जड़ पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब अमेरिका ने जापान पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम गिरा दिए थे, तो जापान के पास अब सरेंडर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। और जापान जो है वो सुभाष चंद्र बोस का जो हमारा आज़ाद हिंद फौज जो थी उसको सपोर्ट कर रही थी। तो जैसे ही जापान ने 11 अगस्त के आसपास ये ऐलान किया कि हम लोग सरेंडर करने वाले हैं, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस से भी कहा कि भैया अब हम तो सरेंडर कर रहे हैं, अब आप बताइए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप हमारे साथ सरेंडर करेंगे या आप आपकी जो फौज है, जो आपकी सेना है, उसके साथ अलग से आप सरेंडर करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि चलो ठीक है, मैं अब जाता हूं टोक्यो, वहां जाके फिर मैं मीटिंग करता हूं, बैठता हूं, समझता हूं कि मुझे किस प्रकार, अब ऐसा तो ही नहीं, सरेंडर करना भी एक प्लानिंग के साथ होता है। तो उन्होंने जापान जाके इसको प्लान को समझने की कोशिश की। अब देखिए आगे क्या हुआ फिर। अब उन्होंने जो हमारा सिंगापुर है वहां से उन्होंने रवाना हुए प्लेन में। अच्छा, पहले क्या होता था कि प्लेन लगातार लंबे सफर नहीं कर पाते थे, तो वो रुक रुक के 2-2, 3-3 घंटे का सफर होता था और उसके बाद वो आगे बढ़ते थे। तो सिंगापुर से जैसे वो कहाँ गए, बैंकॉक गए, उसके बाद वियतनाम से होते हुए उनको कहाँ जाना था, टोक्यो जाना था। तो बताया जाता है कि जो हमारा ताइवान है वहां पर क्या हुआ कि उनका एक प्लेन जो है वो क्रैश हो गया और उनकी वहां पर डेथ हो गई। इस प्रकार से ये पूरा बताया जाता है, पूरा किस्सा, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े
तो ये उनकी लास्ट फोटो है वियतनाम में, जब वो मतलब उतरे होंगे लंच वंच करने, नाश्ता वास्ता करने, तब का ये उनका आखिरी फोटो माना जाता है सुभाष चंद्र बोस का। और ये प्लेन क्रैश की जो एक फोटोग्राफ जापान की तरफ से भेजी गई थी, ये वो फोटो है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये कुछ प्लेन का कुछ मलबा पड़ा हुआ है और पीछे यहाँ पर कुछ पहाड़ी वगैरह का दृश्य दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एक मूवी के सीन में से एक फोटो लिया गया है जहां पर ये उनकी अस्थियां दिखाई गई हैं फोटो में, ठीक है। और इसको फिर इन अस्थियों को क्या हुआ कि जापान के जो रेकोजी मंदिर है वहां पर इसको रख दिया गया और वहां पर उनकी ये मूर्ति बनी हुई है। और पूरा लोग, जो भारतीय लोग और देश विदेश के अलग अलग लोग जाते हैं वहां पर और नेताजी का दर्शन करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी जो कहानी अभी हमने ये पहले मत की बात की है, जो सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा हुई थी उसकी बात चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें अब दूसरे मत की कि वो रसिया गए थे तो वहां उनके साथ क्या हुआ, तो पेपरों में आना शुरू हुआ, लोगों ने जानना शुरू करा कि बोस जो है वो रसिया में है, ठीक है। लेकिन अब ये दूसरे मत की बात हो रही है। अभी जैसे आप देखेंगे कि जो हमारे जीडी बख्शी जी हैं, उसके अलावा जो सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं, वो ये बात हमेशा रखते हैं कि रशिया गए थे और वहां पर उन्हें नेहरू जी द्वारा कुछ मतलब टॉर्चर किया गया हो या उनके द्वारा उनको मार दिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि ये सब बातों का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि नेताजी और जवाहरलाल नेहरू जी के कोई इतने भी मतभेद नहीं थे कि उनको इतना बड़ा कोई कदम लेना पड़े। तो ये सब फालतू बातें, बकवास बातें। तो ये दूसरी थ्योरी भी लगभग ये मान लीजिए गलती है, ठीक है, क्योंकि रसिया एक तरीके से ऐसा कभी नहीं करता कि वो सुभाष चंद्र बोस के साथ ऐसी कोई चीज करता, क्योंकि उनके पास यूं भी बहुत बड़ा एक नेता आया है तो उनके साथ वो ऐसी घटनाएं तो नहीं करेंगे। अब उसके बाद भी कई जगह पे ऐसी अफवाहें फैलने लगी कि सुभाष चंद्र बोस को देखा गया, जिसमें से जवाहरलाल नेहरू जी की जब डेथ हुई तो उनके साथ एक साधु बैठे हुए थे, तो लोगों ने ये अफवाह फैलाई कि ये पूरा दिखने में उनके जैसे, पर ऐसा नहीं है ना, हर गोल चश्मा पहनने वाला सुभाष चंद्र बोस तो हो नहीं सकता। तो ये भी एक थ्योरी गलत चली गई। उसके बाद शास्त्री जी की डेथ हुई 1966 में ताशकंद में, तो ऐसा बताया गया कि जो आप हम कभी और एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ भी क्या हुआ, उनकी मौत का भी एक रहस्य, जो कभी हम और उस पर अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन शास्त्री जी के साथ ऐसा क्यों हुआ, तो लोगों ने ये अटकलें लगाना शुरू करी कि शायद उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी मुलाकात हुई थी और ये बात किसी को पता ना चल जाए, इसलिए उनको मार दिया गया। और तरह तरह की, जो आपको पता है कि यहाँ पर तो जरा सी बात का बतंगड़ बना दिया जाता है, तो लोगों ने उस अफवाहों को फैलाना शुरू कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि ये जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब ताशकंद गए थे, जब का ये फोटो है, तो ये जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हर चश्मे, गोल चश्मा पहनने वाला व्यक्ति भारत में लोगों को लगने लगा कि ये क्या है, सुभाष चंद्र बोस हो सकते हैं। लेकिन ये भी फिर बाद में गलत साबित हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम आते हैं तीसरी थ्योरी पे। जब बात यह आ रही है कि जब पहला मत आपने कहा कि प्लेन क्रैश हुआ, ठीक है, चलो ठीक है, प्लेन क्रैश होने वाली बात भी हुई। दूसरे में आपने कहा कि रशिया गए, रशिया वाली बात है। फिर तीसरे पर हम मत पर आ रहे हैं कि गुमनामी बाबा नाम से वो उत्तर प्रदेश में फैजाबाद में रहे और उन्होंने वहां पर काफी समय 1985 तक का समय वहां पर बिताया। तो अब ये तीन मतों के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाया। अब हम चलते हैं कि जो अनुजधर जी हैं, जो जिन्होंने रहस्य को सबूतों के साथ पेश किया हमारे सामने, उन्होंने क्या क्या तथ्य दिए, उनका क्या कहना था, उस व्यू पे हम बात करते हैं। तो अनुजधर जी का ये व्यू है कि जो गुमनामी बाबा है वही सुभाष चंद्र बोस है, और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने क्या क्या बातें रखी, जरा उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो 17 सितंबर की ये बात है कि ये सब बातें कब निकली कि गुमनामी बाबा ही जो है वो सुभाष चंद्र बोस है, तो ये बात है 17 सितंबर 1985 की बात है। अचानक क्या होता है कि हम देखते हैं कि फैजाबाद में एक व्यक्ति की अचानक मौत होती है, और 19 सितंबर को शाम को 4 बजे फैजाबाद में क्या होता है, जो गुप्तार घाट है ना, सरयू नदी के पास, जहां पर आपको पता हो कि श्री राम जी ने भी अपने प्राण त्यागे थे, ठीक है, वो जगह पे गुमनामी बाबा का भी अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और लेकिन उसमें हैरान करने वाली बात है कि किसी को चेहरा दिखाया नहीं जाता, चुपचाप जाके उनको वहां पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अब सब जगह ये बातें फैलने लगी कि भैया ऐसा क्या था उस व्यक्ति के अंदर जो कि उन्हें चुपचाप जाके ऐसा उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तो ऐसा क्या था। फिर लोगों ने बताया कि वही हो सकता है वो सुभाष चंद्र बोस हो, या उन्होंने जिन्होंने भी देखा होगा, सुना होगा। देखो क्या होता है, छोटी छोटी बातें जो होती है लोगों में फैलने लगती हैं। अब सवाल ये था कि अगर नेताजी ही गुमनामी बाबा थे तो फिर 1945 में विमान हादसे में किसकी मौत हुई थी, क्योंकि भारत सरकार तो भैया वही मान के चल रही है कि वो उनके तो विमान हादसे में मौत हो गई थी। अब जब आप देखेंगे कि जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, जो गुमनामी बाबा के बताया जा रहा है कि गुमनामी बाबा थे, तो उनके पास ऐसा क्या सामान मिला होगा, ऐसे क्या बक्से मिले होंगे जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो क्या है, वो ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। तो जरा देखिए आप, उनके पास इतना इंग्लिश लिटरेचर था,
उनके पास ये उनकी जो चश्मा है, घड़ियां हैं इतनी महंगी महंगी। आप सोचिए कोई साधु संत इतनी महंगी महंगी चीजें कैसे रख रहा होगा, वो इतने इंग्लिश के अलग अलग भाषाओं में इतने लिटरेचर वो कैसे पढ़ रहा होगा, वो तो एक संत है, साधु है। आप देख रहे हो कि उनके पास सारे सुभाष चंद्र बोस की जितने भी फोटोग्राफ्स है, पर्सनल फोटोग्राफ जिसपे पीछे उनकी कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं, वो सारे पर्सनल चीजें भी उनके पास थे। यहां तक कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर जो गठन हुए थे, जो टीम बनी थी जो जांच कर रही थी कि सुभाष चंद्र बोस के साथ आखिर में क्या हुआ था, उनकी पूरी जांच की जांच इनके पास रखी हुई थी। तो भैया एक संत जो कि फैजाबाद में बैठा है किसी जगह पे जाके, उन्हें क्या जरूरत है ये सब चीजें देखने की, जानने की। लेकिन देखिए उनके पास इतना सारा सामान था। डिटेल में देखते हैं अपन एक एक चीजें कि जब गुमनामी बाबा के पास जो सामान मिला था, ठीक है, उसमें 23 जनवरी को जो जन्मदिन वगैरह मनाए जाते थे उनकी तस्वीरें थी। फिर लीला रॉय की जो मौत हुई थी उनके बाद उनकी शोक सभाओं की जो तस्वीरें थी वो थी। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सारी पर्सनल चीजें उनके पास थी। यहां तक कि उनके पास दर्जनों गोल चश्मे थे, 550 सिगरेट मिली, विदेशी शराब थी, सुभाष चंद्र बोस के माता पिता के निजी जो परिवारों की जो तस्वीरें थी वो थी, और रोलेक्स की घड़ियां थी, जेब घड़ियां जो, और आजाद हिंद फौज की यूनिफॉर्म भी उनके पास मिली। अब ऐसा भी नहीं है कि हम ये चीजें आपको बस केवल ऐसी सुना रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो जाकर आप न्यूज़ पर ये सर्च करेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, एक्चुअल में देखने को मिल जाएगा कि क्या क्या सामान मिला है। इसके अलावा उनके पास जो आनंद बाजार की पत्रिका में जो 24 किस्तों में जो छपी खबरें थी वो थी जर्मन, जापानी, अंग्रेजी सभी भाषाओं में। देखो आप एक संत के पास लैंग्वेज देखो आप कि उनको क्या क्या लैंग्वेज आती थी, जिससे वो जर्मन, जापानी, अंग्रेजी सभी साहित्य की ढेरों किताबें पढ़ रहे हैं। भारत चीन युद्ध संबंधी किताबें आप देखिए। आप यहाँ पर अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति को कुछ इतना नॉलेज नहीं हो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो गुमनामी बाबा बन के रह रहे होंगे उनके पास इतनी सब चीजें कहाँ से आई। फिर सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच के लिए जो हमारे गठन हुए थे, जो टीम बनी थी, सेनावाज और घोसला कमेटी जो बनी थी, उनके जो भी जांच की रिपोर्टें थी वो भी उनके पास थी। अब ये देखो, अब ये आश्चर्य कर रही सारी बातें। सैकड़ों टेलीग्राम मिले, ऐसे पत्र मिले हैं। आरएसएस के कुछ जो नेता थे बड़े, उनके पास टेलीग्राम आते थे, वो सब भी इनके पास मिले, जिनमें उनको भगवान जी करके संबोधित किया जाता था। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे कि यही नहीं, इसके साथ साथ और क्या मिले, नक्शे मिले, जो हाथ से बने हुए नक्शे हों। अच्छा, सबसे बड़ी जो आपके लिए नोटिस करने वाली बात है कि नेताजी का जो विमान क्रैश हुआ था उसका भी पूरा एक नक्शा बना हुआ था उनके पास। आजाद हिंद फौज की गुप्तचर शाखा के प्रमुख पवित्र मोहन राय के लिखे हुए बधाई संदेश थे उनके पास। देखिए आप क्या क्या मिल रहा है उनके पास। जब ये सारा सामान एक साथ बरामद हुआ तो धीरे धीरे गुमनामी बाबा की जो कहानियां थी वो मशहूर होने लगी, सब जगह ये फैलने लगी। अब हम देखते हैं आगे कि क्या हुआ उसके बाद। अब नेताजी होने की बात जब फैलने लगी तो जो उनकी भतीजी थी ललिता बोस, वो कलकत्ता से फैजाबाद आई और उन्होंने गुमनामी बाबा के कमरे में गई और पूरा सामान देखा। और भैया देख के तो वो फपक फपक के बिल्कुल रोने लगी, एकदम से वो इमोशनल हो गई। आप खुद सोचिए, आपके किसी एक परिवार का सदस्य आपको वो कई सालों से नहीं मिल रहा हो, उसके मरने की खबरें आ रही हों और आपका दिल नहीं मान रहा है कि वो नहीं मरे होंगे, वो जिंदा होंगे, और अचानक आपको किसी कमरे में जाने पर आपको वो इमोशनली चीज़ें वहाँ देखने को मिले, जो आपकी निजी चीज़ें हैं, और वो फोटोग्राफ्स आपको देखने को मिलेगा, तो उनके मन में कैसे भावनाएं आएंगी। और वो अचानक रोने लगी और वो एकदम, उनको समझ में नहीं आया कि अब मैं क्या रिएक्ट करूं। उनके बाद भी उनकी जो बोस की जो बेटी थी अनीता बोस, उनका ये मानना था कि हो सकता है 18 अगस्त 1945 में उसी हादसे में जो प्लेन क्रैश हुआ था उनमें उनकी मौत हो गई, और इनकोजी मंदिर में जो उनकी अस्थियां रखी हुई हैं, वो एक काम करो आप तो उनका डीएनए टेस्ट करा दो। देखो बात खत्म। इनका सीधा सा कहना था अनीता बोस जी का कि अभी लोग इतनी अफवाह फैला रहे हैं, कोई मेरे जो पिताजी हैं उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो तो कोई साधु संत, अब बताइए इतना बड़ा कोई नेता हो और फौज आर्मी का बंदा और उसके संत होने की बातें चलेंगी, तो भैया वो तो उनको बुरा हुआ, उनको बुरा लगा अंदर से थोड़ा सा कि मेरे पिताजी इतने डरपोक तो नहीं थे कि उनको छुप के रहना पड़े। तो एक काम करो आप तो ये जो वहाँ पर जितनी भी अस्थियाँ रखी हैं उनका डीएनए टेस्ट करवा लो, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब अनीता बोस भारत सरकार से ये मांग करती रही कि नेताजी की जो अस्थियां हैं उनको भारत लाएं और उनकी जो पिता की जो आत्मा है उनको शांति मिले, क्योंकि भैया वहां पर अस्थियां रखी हुई हैं, दूसरे देश में रखी हुई हैं। ठीक है, आप टोक्यो में नेताजी की जो भी अस्थियां हैं मंदिर में उनका डीएनए टेस्ट भी करा लें, ताकि लोगों जो जितनी भी अफवाह फैला रहे हैं ये सब कुछ बंद हो जाए। अनीता बोस का ये कहना था कि मेरे पिता जो हैं वो हिंदू हैं और अपने धर्म का पालन करते हैं। वो जैसा कि आप सबने पढ़ा होगा कि स्वामी विवेकानंद को वो काफ़ी पढ़ते थे, उनके विचारों को वो मानते थे और एक धार्मिक व्यक्ति थे वो। तो
अगर मान लीजिए वो अब इस हिंदू धर्म को जब पालन करने वाला व्यक्ति है, उसकी अस्थियां जो हैं वो अगर गंगा में प्रवाहित नहीं हुई तो उनकी आत्मा तो भटकती रहेगी, उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। तो वो ये चाह रही थी कि मेरे पिताजी की आत्मा को अगर शांति मिले तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जितनी भी जो वहां पर अस्थियां रखी उसको ला के आप क्या करो, गंगा में विसर्जित कर दो। अब जो तीसरा गठन हुआ, कमेटी जो बनी, तीसरी जो कमेटी बनी, मुखर्जी कमेटी जिसको कहा जाता है, उसने निष्कर्ष में फिर बताया, उन्होंने जब जांच वांच की तो उन्होंने भी बता दिया कि रेणुका जी मंदिर में जो अस्थियां रखी वो सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। तो आप देखिए दोस्तों, ये धीरे धीरे तथ्य और सबूतों के साथ आता चला गया कि एक्चुअल में जिस अस्थियों को आप सुभाष चंद्र बोस की मानकर चल रहे थे वो जो है वो मंदिर में रखी हुई अस्थियां सुभाष चंद्र बोस की नहीं है। तो आपने ये देखिएगा कि जब जो हमारे अभी के जो तत्कालिक प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो जब जापान जाते हैं तो वो मंदिर में नहीं गए वो, क्योंकि ये भी एक बात शंका करने वाली बात है कि वो क्यों नहीं गए, क्योंकि उन्हें भी चीजें धीरे धीरे समझ में आ गई है और कोई भी एकदम से फैसला नहीं लेता। आप देखना धीरे धीरे सब चीजों और चीजें सामने आती चली जाएंगी। इस जांच से कुछ बातें हमेशा के लिए साफ हो जाएंगी। अगर ये सुभाष चंद्र बोस हैं तो मतलब साफ हो जाएगा कि हवाई हादसा हुआ था उसके अंदर उनकी मौत हो गई थी डीएनए टेस्ट के बाद। और अस्थियां को ससम्मानित हम क्या करेंगे, भारत में ले आएंगे और उनका एक स्मारक भी बनाएंगे यादगार, जिसमें उन अस्थियों को रखा जाएगा या उनमें से जो भी उनको हम उनके अलग अलग चीजें जो रहेगी वो हम तैयार कर लेंगे। अब अगर डीएनए जांच ये बताती है कि अस्थियां नेताजी की नहीं है तो फिर लंबे समय से जारी ये बातें सत्य साबित होंगी कि जापानियों ने हवाई हादसे की बात करके केवल सुभाष चंद्र बोस को वहां से धीरे से निकाला है, ताकि क्योंकि वो युद्ध अपराधी घोषित हो गए थे, ठीक है, उन्हें ये बोल दिया गया था कि भैया इनको तो दिखते से ही गोली मार दी जाए, क्योंकि युद्ध अपराधी। आप सोचिए, सुभाष चंद्र बोस वो व्यक्ति है बेटा जो मुर्दों में भी जान फूंक देते। एक आप सोचिए कि गांधी जी चाह रहे हैं कि हमारे भारत के जो सैनिक हैं वो जाकर अंग्रेजों के लिए लड़ें, जापान से जाके लड़ें वो, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है वो कह रहे हैं कि वो क्यों लड़ेंगे अंग्रेजों के लिए, वो लड़ेंगे तो हमारे देश के लिए लड़ेंगे। अब आप देखिए कि जिन लोगों को लेकर गए थे, सेना जो हमारी गई थी कहां पर, जापान गई और उनसे युद्ध कर रही थी, लेकिन जापानियों ने उनको क्या करा, बंदी बना लिया, पकड़ के उनको क्या, कुछ को तो गोलियां मार दी, कुछ को बंदी बना लिया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जाकर उनसे मिले, उन बंदियों से मिले, उन सैनिकों से मिले और कहा कि सोच लो, एक दूसरा एक जीवन दान आपको मिलने जा रहा है और इस बार आप सच में अपने देश के लिए लड़ने जा रहे हो, और अगर आप अपने देश के लिए लड़ना चाहते हो तो मेरे साथ आइए, आजाद हिंद फौज का हम एक सेना बनाएंगे और आपको अब इस तरफ से लड़ने चलना है। आप सोचिए दोस्तों कितना मुश्किल काम है कि जो लोग उस तरफ से देशभक्ति हुई, वो भी क्योंकि भारत देश के ही तो सैनिक थे, वो भी भले ही अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट के भरी थी। ऊपर से गांधी जी ने उनको बोल दिया था कि भैया आपको तो लड़ना है, तो चलना है, लड़ने जाना है। लेकिन सोचिए अब उन्हीं लोगों को एकदम माइंड चेंज करना है, उनको देश के लिए लड़वाना है, सच्ची आजादी दिलवाना है, उन लोगों को रिवर्स करके लाए वो, और चलो बोले चलो अपन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बस तैयार हो गए सब लोग, उनकी बात मानने को तैयार हो गए। ये था उनमें कि मैंने कहा ना कि मुर्दों में भी जान फूंकने की ताकत रखते हैं। उसके बाद मुखर्जी आयोग जो था, जो आखिरी अंतिम जो आयोग बना, उसने सुभाष चंद्र बोस की जो रहस्यमय मृत्यु की जांच करने के लिए जिसको गठित किया गया था, उसने क्या किया, उसने न्यायालय को बताया कि भैया 6 मई 2006 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें आयोग ने पाया कि जो नेताजी हैं उनकी मृत्यु जो है वो विमान दुर्घटना में नहीं हुई थी, और भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को लेकिन अस्वीकार कर दिया। अब आप सोचिए कि इन्होंने पूरी जांच करने के बाद जो बात बताई। अच्छा, अगर आपके मन में ये आ रहा है कि सर अगर विमान जो दुर्घटना हुई थी वो बार बार आप कह रहे हैं कि वो नहीं हुई थी और ये चाल थी, उसके भी तो कुछ सबूत होंगे, तो उसके सबूत यहां से मिलना शुरू होते हैं दोस्तों कि जांच कमेटी जब गई, ताइवान गई और पूछताछ किया तो पता चला, ताइवान ने कहा कि पूरे साल में एक भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। उस दिन तो छोड़ो, आप 18 अगस्त तो छोड़ो, पूरे साल में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है। ऊपर से अस्पताल गए, वहां पर जांच वांच पता करी कि भैया कौन आया था, किसने इलाज कराई, सभी लोगों से इंटरव्यू लिए, पूछताछ करी, तो सब अलग अलग बयान दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि उनका चेहरे में यहाँ कट का निशान था, कोई कह रहा ज्यादा जल गए थे, किसी ने कहा कि अगले दिन उनकी मौत हुई, और तरह तरह की बात हुई, तो लोगों के अंदर शक पैदा हुआ। और यूं भी आप सब लोग समझ गए होंगे कि अगर वो जापान की तरफ से लड़ रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तो आंखों में यूं भी चुभ रहे थे वो। तो जब जापान ने उनको वहां से भगाने का प्लान बनाया होगा तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट ये मानने को तैयार हो जाएगी कि हाँ सुभाष चंद्र बोस जो वो प्लेन क्रैश, तो उन्होंने भी तो जांच पड़ताल की होगी ना, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। वो चाह रहे थे कि अगर इसको मार देते हैं गोली वोली तो हमारा डंका बजेगा पूरे विश्व में। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने कैसे ओसामा बिन लादेन को घुस के मार के आए हैं वो, तो ऐसी चीजें थी। तो
दूसरी जो कमेटियां थी वो भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इसलिए इसकी जब जांच हुई तो परते दर परते खुलती चली गई, लेकिन सरकार जो है इस बात को हर बार अस्वीकार कर रही थी। और आप जानते हैं कि उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसको हम समझेंगे। तो जितनी भी अभी जो हमारी जो जांच आयोग था उसने क्या क्या बताया कि पहला यह था कि नेताजी अब जीवित नहीं है, पर वे 18 अगस्त 1945 में जो ताइपेई में किसी विमान दुर्घटना में उनकी मौत नहीं हुई थी। ताइवान ने जो कहा है कि 18 अगस्त 1945 को कोई विमान दुर्घटना नहीं हुई, यह भी एक उस तरफ सबूत था कि भैया सच में उनकी कोई मौत नहीं हुई होगी। रेंकोजी मंदिर में जो उनकी अस्थियां रखी गई है वो उनकी नहीं है। अभी मैंने आपको बताया कि फिर मोदी जी वहां क्यों नहीं गए होंगे। उसके अलावा गुमनामी बाबा के नेताजी होने का लेकिन कोई ठोस सबूत उनको नहीं मिला कि जिससे वो ये मान ले। उन्होंने ये मान लिया कि हो सकता है कोई उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हो जो ये सब चीजें कलेक्ट करके रखता हो। लेकिन अगर अब आपको ये जानना है कि क्यों सरकार बार बार ये बात रख रही है कि वो मतलब ठान के बैठ गई है कि वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, वो मान रही कि नेताजी जो हैं वो प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि आप जानते हो कि हमें जो आज़ादी मिली है ना वो एक ट्रांसफर ऑफ पावर की तरह है। हमें ये समझौता हुआ है कि भैया आप जिस समय ये जो युद्ध के जो अपराधी थे वो आपको सौंप दिए जाएंगे। तो देश के ऊपर जो हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है वो चाहते थे कि देश की बदनामी ना हो। अगर मैं यहाँ मिल गया और मैं यहाँ, अब मैं नहीं चाहता कि धर्म संकट खड़ा हो जाए, क्योंकि भैया अगर मान लीजिए पता चल गया कि मैं यहाँ छुप कर बैठा हूँ तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है, मित्र जो देश थे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाले, वो तो ये सोच लेंगे ना यार देखो ये ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत हमने आपको आज़ादी दी और आप हमारा एक युद्ध अपराधी को अंदर लेके बैठे हुए अपने देश में। इसलिए नेताजी ने इस बात को छुपा के रखा और शायद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के मन में भी यही चीज़ें चल रही होंगी, इसलिए उन्होंने भी इस बात को जारी रखा, इस बात को सोचने पर कि नेताजी जो है उनकी मृत्यु कहाँ हुई होगी? प्लेन क्रैश में हुई होगी। अब हम बात करते हैं कि अब तो बहुत साल बीत चुके हैं, अब तो गवर्नमेंट मान सकती है इन सब चीजों को, तो वो क्यों नहीं मान रही है, क्या कारण है? तो ये सब जानने के लिए आप जो अनुज धर जी ने एक और बुक लिखी है चंद्रचूड़ घोष के साथ मिलकर, वो है नेताजी, गुमनामी बाबा और सरकारी झूठ। ये आप जरूर पढ़िए, ये आपको अमेज़न पे मिल जाएगी, तो आपको विस्तार से सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज जो अनुज धर जी के द्वारा जो लिखी हुई बुक है उन पर आधारित ये वीडियो था दोस्तों। तो एक बार उन्हें स्पेशल थैंक्स। ये अनुज धर जी हैं और चंद्रचूड़ घोष जी हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप सभी को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। और आप सभी को पराक्रम दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।